अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से बड़े ही प्यार से हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AD strikes the mirror PQ at point B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at point C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि दो मिरर्स हैं, फिगर में हम लोगों ने दिखा रखा है किससे, PQ और RS से, और ये दोनों के दोनों मिरर्स बेटा एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। अब इस मिरर यानी कि PQ पर एक इंसिडेंट रे आती है AB और इस मिरर को बेटा B पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होती है किस पाथ के अलोंग, BC के अलोंग। ठीक है, इसका मतलब इस मिरर के केस में ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। यही बेटा रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर के केस में क्या बन जाती है, इंसिडेंट रे बन जाती है और इस मिरर को पॉइंट C पर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती है सीधी पाथ के अलोंग, यानी कैसे चली जाती है। तो इस मिरर के केस में इंसिडेंट रे हुई और ये रिफ्लेक्टेड रे हुई। और अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि प्रूव करिए कि भाई जो AB इंसिडेंट रे है इस मिरर के केस में और जो CD रिफ्लेक्टेड रे है इस केस में, इस मिरर के केस में, ये दोनों बेटा आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाई है, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार हम लोग पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर ये मिरर है और इस मिरर पर बेटा एक रे स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो ये जो स्ट्राइक करती है मिरर के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो कि आती है मिरर को हिट करने के लिए, बेटा स्ट्राइक करने के बाद में बाउंस बैक होती है, यानी कि इस पाथ के अलोंग चली जाती है। इधर से आई, स्ट्राइक करने के बाद में ऐसे चली गई, तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर होते हैं, इसी पॉइंट के थ्रू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। तो ये क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल जब वर्ड यूज करते हैं ना रिफ्लेक्शन के केस में, तो उस केस में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि नॉर्मल दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। तो नॉर्मल कहने का मतलब क्या है भाई, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है या फिर हिट करती है इंसिडेंट रे, उस पॉइंट के थ्रू हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं मिरर के ऊपर, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको नॉर्मल हम लोग कहते हैं। अब बेटा ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, या फिर इंसिडेंट एंगल कह दीजिए शॉर्ट में। और बेटा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल कह दीजिए शॉर्ट में। बात यहां तक समझ आती है। और लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल के बराबर होता है। बात यहां तक समझ आ गई है। अगर ये बात समझ आ गई है तो आप आगे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस पॉइंट बी से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं और उसको नाम दे देते हैं क्या, BM। तो BM इज व्हाट, दैट इज नॉर्मल ऑन मिरर PQ। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा इस पॉइंट C से पास होता वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जिसको कि हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉर्मल कह सकते हैं। बात क्लियर है। तो CN इज व्हाट, CN इज परपेंडिकुलर ऑन RS, या फिर कह सकते हो CN क्या है, नॉर्मल है। बात क्लियर है, चलिए लिख देते हैं। सो ड्रॉ नॉर्मल्स, टू नॉर्मल्स कौन कौन से, BM एंड CN on the mirrors PQ and RS respectively। ठीक है, तो पहला वाला जो नॉर्मल है वो किसके ऊपर है, PQ के ऊपर है। दूसरा CN नॉर्मल है वो किसके ऊपर है, RS के ऊपर है। आई थिंक चीजें क्लियर है। अब ये नॉर्मल है बेटा, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। किस केस में, जब हम लोग इस मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम लोग इस मिरर की बात करें तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो इसका मतलब इस एंगल को अगर हम लोग 1 कह दें और इस एंगल को हम लोग 2 कह दें, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा,
एंगल 2 के बराबर होगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग इस रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो इस मिरर के लिए क्या है, इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसका मतलब बेटा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग 3 कहते हैं और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग 4 कहते हैं। तो यहाँ भी एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख दीजिए भाई इन पॉइंट्स को। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या दो इक्वेशन नंबर 2। किस रीजन से, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, राइट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और वो पॉइंट क्या है, सपोज करिए यहाँ पे हम लोग दो लाइंस कंसीडर करें और दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। आपने क्या किया बेटा, एक चलो इसको नाम भी दे देते हैं एल और एम कह देते हैं। एक लाइन आपने ड्रॉ करी, इसको चलो एन कह देते हैं। ठीक है, तो एन आपने ड्रॉ करी, दैट इज परपेंडिकुलर ऑन एन। तो एन इज परपेंडिकुलर ऑन एल, तो एल के ऊपर बेटा कौन परपेंडिकुलर है, एन परपेंडिकुलर है। फिर हम लोगों ने एक लाइन और ड्रॉ करी, चलो इसको नाम दे देते हैं बेटा पी। और इस बार ये जो पी लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन एम। ठीक है, बात यहां तक समझ रही। दो लाइन है बेटा कौन कौन सी, एल और एम। एल के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, एन है, जबकि इस एम के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, पी है। क्लियर है यहां तक। अब जरा समझिए, ये दो लाइंस क्योंकि कैसी हैं, पैरेलल है, और अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये लाइन इन्हें कट करने का काम कर रही है, मतलब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। और अब अगर हम लोग कहें कि इन दो पैरेलल लाइंस यानी कि एल और एम के लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो भैया इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा, को इंटीरियर एंगल्स होंगे। जब ये एंगल 90 डिग्री का है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो 90 का ये है तो ये भी कितना होगा, 90 का होगा। देखो परपेंडिकुलर था ना, परपेंडिकुलर का मतलब 90। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये एंगल 90 का, तो ये भी कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का हुआ। बिल्कुल ऐसे ही जब हम लोग आए बेटा इन दो पैरेलल लाइंस के केस में, तो भाई इन दो पैरेलल लाइंस को ये लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। अगर ये लाइन बेटा कट कर रही है तो मतलब ये ट्रांसवर्सल है, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है, को इंटीरियर। और अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और अगर सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो तो क्या होता है, रेक्टेंगल। और अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की तो बेटा आमने सामने की साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। समझ आया। ठीक है, अब इसका यूज कहां पे करेंगे, अभी हम लोग समझने जा रहे हैं। राइट, तो अभी हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है उसी के बेसिस पर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बेटा अब हम लोग कह रहे हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट, आर एस। पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है। एंड बी एम क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल कहने का मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो आप कह सकते हो कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन बी एम। बिल्कुल इसी तरीके से सी एन इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस। बेटा ये है परपेंडिकुलर इसके ऊपर और ये है परपेंडिकुलर इस मिरर के ऊपर, या कह लो अभी लाइन कह लो इसको, इस लाइन के ऊपर। अभी भी हम लोगों ने सीखा ना कि दो पैरेलल लाइंस के ऊपर जब हम लोग दो लाइंस ड्रॉ करें, ऐसी ड्रॉ करें जिनमें से एक हो परपेंडिकुलर एक लाइन के ऊपर, दूसरी हो परपेंडिकुलर दूसरी लाइन के ऊपर, तो फिर ऐसे में क्या बनता है, ऐसे में बेटा रेक्टेंगल बनता है। और रेक्टेंगल बनेगा तो आमने सामने की साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब कौन किसके पैरेलल होगा, इसको आगे बढ़ाते हैं तो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब आप कह सकते हो कि बी एम इज पैरेलल टू व्हाट, सी एन। और वो पूरी कहानी दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देना है। क्या देना है बेटा, आपको देना है नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस और बी एम इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू and Cn is perpendicular to Rs. Therefore, Bm is parallel to Cn. ठीक है, सिर्फ इतना स्टेटमेंट देना है। और
कैसे होता है ये चीज आपको समझाई दी है कि कैसे होता है, आपको वो चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट देना और उसके बेसिस पर क्या कह सकते हो कि बीएम किसके पैरेलल होगा, बीएम बेटा पैरेलल होगा सीएन के। बात क्लियर है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, देखो कौन सी दो लाइंस को हम लोग पैरेलल कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। और जब हम लोग इन दो लाइंस की बात करें, इन दो पैरेलल लाइंस की बात करें, तो इन दो पैरेलल लाइंस को देखो, ये लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। और अगर ये कट कर रही है तो ये अपने आप में क्या हुई, ट्रांसवर्सल। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो बेटा जरा बताओ इस एंगल यानी कि एंगल 2 और इस एंगल यानी कि एंगल 3 में क्या रिलेशन है। देखो इन दोनों एंगल्स को देखें तो ट्रांसवर्सल के एक बेटा एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है, और लाइंस के बीच में मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो बेटा ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, पैरेलल लाइंस के केस में इक्वल हो जाते हैं। इस बात को मेंशन करें अब हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं, नाउ कौन किसके पैरेलल है, बी एन इज पैरेलल टू सी एन, एंड कौन कट कर रहा है बेटा, बी सी, एंड बी सी कट्स देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 3। और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। और इसका रीजन क्या हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों कैसे हैं बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग बेटा तीन इक्वेशन है हम लोगों के पास में, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो हम लोग कह रहे हैं कि एंगल 1 बेटा 2 के बराबर है, एंगल 2 3 के बराबर है, और एंगल 3 4 के बराबर है। तो जब इन तीन इक्वेशंस को हम लोग देखें तो बेटा 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर और 3 4 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ऑल 4 एंगल्स कैसे हो गए, अरे जब 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, इसका मतलब चारों एंगल्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इस पॉइंट को मेंशन करें, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया क्या, फ्रॉम 1 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, ये चारों के चारों एंगल्स यहाँ पे जो बन रहे हैं सारे के सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और अब जब ये चारों के चारों एंगल्स बेटा आपस में इक्वल हैं, तो कोई भी दो इक्वल एंगल्स का सम बाकी के दो इक्वल एंगल्स के सम के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया जाए और इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया जाए तो भी बेटा सम कैसा होगा, इक्वल होगा ना। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। तो आप कह सकते हो कि दिस इंप्लाइज के एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। आप कह रहे हो कि एंगल 1 प्लस 2 फिर किसके बराबर होगा, एंगल 3 प्लस 4 के बराबर होगा, क्योंकि चारों के चारों एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अब बात यहां तक समझ आ गई है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिगर से हम लोग देखें तो बेटा एंगल 1 प्लस 2 की जगह पे क्या रख सकते हो, देखो ये है 1 और ये है 2। तो एंगल 1 प्लस 2 अगर हम लोग कह रहे हैं तो बेटा एंगल 1 प्लस 2 का मतलब ये एंगल हुआ। चलो इसको शेड कर देते हैं। तो इसका मतलब इस एंगल की बात हम लोग कर रहे हैं जो हम लोगों ने ब्लू कलर से शेड किया है। नाम दो इसको, क्या दे सकते हो, सो दिस इंप्लाइज के एंगल ए बी सी इक्वल होगा किसके, एंगल 3 प्लस 4। तो 3 ये है बेटा, 4 ये है, और 3 प्लस 4 का मतलब क्या हुआ, देखो ये वाला एंगल हुआ जिसको अभी हम लोग शेड कर रहे हैं। इसका पूरा नाम बता दीजिए, इसका पूरा नाम होगा बी सी डी। तो एंगल बी सी डी। अब हम लोग कह रहे हैं कि बेटा ये वाला एंगल जिसको अब हम लोग शेड कर रहे हैं और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स हम लोगों ने कैसे शो कर दिए हैं, इक्वल शो कर दिए हैं। लेकिन ये दो एंगल्स तो कैसे हैं, ये तो भैया कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटा कौन कौन सी लाइंस बनाती है, देखो दो लाइंस ए बी और सी डी, और साथ में ट्रांसवर्सल बी सी। और कभी भी जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो तभी पॉसिबल है जब लाइंस कैसी हो, पैरेलल। इसका मतलब ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी डी के पैरेलल हो गया। इस बात को अब हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो अब क्या लेके हम लोग, बट दीज आर alternate interior angles made by lines, कौन कौन सी लाइन बेटा, ए बी सी डी, एंड ट्रांसवर्सल व्हाट, बी सी।
ठीक है, तो क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है, सो दिस इंप्लाइज कि ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी बी के पैरेलल हो गया। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के केस में ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी।